जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप अपने एग्जाम को लेकर काफी गंभीर होंगे और आप अपना लक्ष्य को लेकर जो अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी उसके तहत आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उसमें पूरी तरह उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन 100% होगा और आप अपना जो लक्ष्य है उसको 100% पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम कर रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए सीधे सीधे 10 नंबर की सीरीज जो महिला और बाल अपराध से संबंधित है। तो महिला और बाल अपराध की सीरीज के अंदर हमने अभी तक महिला अपराध पूरे पढ़ लिए हैं। उसके बाद में बाल अपराध के कुछ अधिनियम भी हमने पढ़ लिए हैं। जो पिछला हम अधिनियम पढ़ रहे थे, जो लैंगिक जो प्रवेशन लैंगिक के जो धाराएं थी उनका हम चर्चा कर रहे थे, उसकी कुछ दो धाराएं बची हुई है, वो हम आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। और आज मैं आप लोगों को ये एक अपना मैराथन क्लास समझिए, चाहे कुछ भी समझिए। आज मैं आपको जो बाल अपराध से संबंधित बचा हुआ जितना भी जो टॉपिक है वो मैं इस एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको बार बार कहीं पे भी जाने की और बार बार वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो के बने रहेंगे और ये हमारी क्लास आज हो सकती है 30, 40, 50 मिनट तक भी हो सकती है। तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक जरूर बने रहना ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और यहाँ से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके पूरे सही हो। और ये कंप्लीट होने के बाद में मैं आप लोगों के सामने महिला और बाल अपराध से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं इस टॉपिक से, और उम्मीद करूंगा कि मैं उसमें से कम आपके 95 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो मैं इसके होने के कंप्लीट उसके बाद में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। और तब तक आप एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस क्लास को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारी कल की जो धारा बची हुई थी प्रवेशन लैंगिक हमला की जो धारा 7 उसके बारे में। तो लैंगिक हमला धारा 7, जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुद्दा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुद्दा या स्तनों को स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक अंतग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर इस प्रकार की अगर घटनाएं या तो कोई व्यक्ति करता है या ऐसा करने का अगर प्रयास करता है या ऐसी मंशा अगर उसकी जाहिर होती है कि वो ऐसा कर सकता है तो वो लैंगिक हमला धारा 7 के अंदर परिभाषित किया गया है और इसके आधार पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। जो लैंगिक हमला धारा 8, जो कोई लैंगिक हमला करेगा वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष से अधिक हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये जो लैंगिक धारा 7 है इसके अंदर अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य अगर किया जाता है या ऐसा करने की किसी की मंशा हो या ये दोषी सिद्ध हो जाता है तो जो लैंगिक हमला धारा 8 है इस धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसकी कार्रवाई के अंतर्गत उसको कम से कम 3 वर्ष और 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और 5 वर्ष से ऊपर भी उसका कारावास जो बढ़ाया जा सकता है तथा साथ ही साथ उसको आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लैंगिक उत्पीड़न धारा 11। लैंगिक उत्पीड़न धारा 11 जिसकी जानकारी हम और लेंगे यहाँ पे। कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई व्यक्ति या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा। यानी कि इस प्रकार की घटनाएं जिसमें यानी कि कोई ऐसा शब्द बोलता है किसी बालक को या ऐसी कोई ध्वनि सुनाता है जिसके कारण से वो व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि मुझे इस प्रकार की कोई भी घटना मेरे साथ हो सकती है या ऐसा करने की प्रयास किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाता है। यानी कि उसकी अंग विक्षेपता यानी कि उसके शरीर का किसी भी प्रकार का अंग प्रदर्शन अगर किया जाता है या अंग प्रदर्शन करने की संभावना होती है तो वो इस धारा के अंदर आएगा। नेक्स्ट है किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई अंग प्रदर्शित करता है जिससे उसको व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके या उस बालक का ऐसा शरीर का कोई भी अंग प्रदर्शित करता है यानी कि जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा देखा जा सकता है या देखा जाता है। अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक का कोई वास्तु दिखाया या है जाता है। यानी कि कोई ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया हो चाहे किसी भी प्रकार का मीडिया या इस प्रकार के मीडिया का जो भी कोई रूप हो जिसके अंदर कोई भी बालक का ऐसा प्रारूप जो अश्लील हो या ऐसी अश्लीलता दर्शाता हो, इस प्रकार का उसका कोई भी अंग प्रदर्शन या इस प्रकार की कोई भी उसकी झांकी जो मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हो वो भी इसके अंदर आएगा।
अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता हो, अगर कोई भी ऐसे अश्लील प्रयोजन हो जिसके अंदर बच्चों का इस्तेमाल किया जाता हो या बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती हो, या जो कोई भी किसी बालक का मीडिया के जिसके टीवी चैनल या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं सम्मिलित है। यानी कि ऐसा किसी भी प्रकार का मुद्रण या इस प्रकार का किसी भी एडवर्टाइजमेंट जो उसके खुद के प्रयोजनार्थ किया जाता हो या खुद के फायदे के लिए अगर किया जाता हो तो वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं होगा। किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजन के लिए उपयोग करता है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। यानी कि ऐसा कोई भी उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता हो मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनलों इंटरनेट के माध्यम से जो उसकी खुद की पर्सनल बेनिफिट के अलावा जो पर्सनल बेनिफिट के लिए है उनको इसके अंदर श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अदरवाइज किसी के द्वारा अगर किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जाता है या कोई ऐसे अश्लील प्रयोजन के माध्यम से करवाया जाता है या उसके लिए करवाया जाता है तो वो इस श्रेणी के अंदर रखा जाएगा जिसके अंदर निम्नलिखित सम्मिलित किए गए हैं प्रावधान। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड धारा 12, जो कोई व्यक्ति बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वो दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंड उसको दिया जाएगा। अगर ये जो मैंने अभी बताया है आप लोगों के सामने जो धारा 11 इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का दोषी अगर पाया जाता है कोई भी व्यक्ति तो उसके ऊपर जो धारा 12 है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और उसको कम से कम जो प्रावधान है उसके अंदर सजा का उसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है और साथ ही साथ उसको आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए धारा 13, बालकों का अश्लील प्रयोजनों के लिए धारा 13 जिसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना। जननेंद्रियों का मतलब होता है जो जनन के अंदर प्रयोग की जाने वाली जो इंद्रियां, जो शरीर के अंग या शरीर के जितने भी भाग जिनका प्रदर्शन करना या किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना और किसी बालक का अशोभनीय अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन या प्रदर्शन करना या वे किसी बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। यानी कि इस प्रकार की अगर घटनाएं किसी भी बालक के साथ में अगर की जाती है तो वो भी इस धारा के तहत दोषी पाया जाएगा और दोषी अगर सिद्ध हो जाता तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसके अंदर अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर लैंगिक उत्पीड़न धारा 14 इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जो कोई अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर किसी भी प्रकार का जो लैंगिक उत्पीड़न जो धारा 13 है इसके अंदर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर जो लैंगिक उत्पीड़न धारा 14 है इसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना या नोट करना, क्योंकि एक धारा है जिसके अंदर ऐसा दोष बताया गया है जिसके अंदर इस प्रकार का अगर कोई भी घटनाएं अंजाम दी जाती है उनको परिभाषित किया गया है और उसके जो नेक्स्ट की जो धारा है उसके अंदर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से इनको याद रखना है। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है अश्लील सामग्री का भंडारण। अश्लील सामग्री का भंडारण, इसके हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का या किसी भी रूप से भंडारण करेगा वे किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अश्लील प्रयोजनों के लिए जो अश्लीलता अगर प्रदर्शित करता है जो किसी भी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए यानी कि किसी भी प्रकार का धन अर्जित करने के लिए या धन कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए अगर किसी भी प्रकार की अश्लीलता या अश्लील प्रयोजनों का प्रदर्शित करता है, उनके अंदर बालकों को अगर जबरदस्ती प्रयोग करता है या उनका काम में लेता है, उन बच्चों को काम में लेता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनको कम से कम 3 वर्ष की सजा और आर्थिक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान इस धारा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है
अधिनियम न्यायिक व कानूनी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अपराधों का निपटारा विशेष अदालतों द्वारा किया जाता है एवं उनके लिए घटनाओं की रिपोर्टिंग, सबूतों की रिकॉर्डिंग, जांच एवं त्वरित सुनवाई के लिए बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। पोक्सो एक्ट 2012 की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति नाबालिग है। यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की पूर्ण एवं व्यापक रूप से पहचान करता है। यह प्रत्येक स्तर पर सभी बातों पर ध्यान देता है ताकि बच्चे के स्वास्थ्य, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि इसके अंदर ये जो अधिनियम है ये पूरी कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया के लिए बच्चों के जो हित है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और इसके लिए इस प्रकार के जितने भी जो केस हैं उनका निपटारा करने के लिए बच्चों के हित में ये वीडियो रिकॉर्डिंग या सबूतों को या जांच की त्वरित सुनवाई के लिए प्रावधान करता है और प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण तरीके से निपटाने का भी ये प्रावधान करता है। जो पोक्सो एक्ट 2012 के अंदर जो बच्चों की जो निर्धारित आयु 14 वर्ष से कम 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो निर्धारित किया गया है उनकी आयु का वो व्यक्ति नाबालिग है, वे व्यक्ति विशेष प्रकार से इसके अंदर किए जाएंगे। पोक्सो एक्ट 2012 की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति नाबालिग होगा, ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की पूर्ण और व्यापक रूप से पहचान करेगा और उसके बाद में प्रत्येक स्तर पर सभी बातों पर ध्यान देना ताकि बच्चे के स्वास्थ्य, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। ये सभी प्रावधान इस अधिनियम के अंदर किए गए हैं। उसके बाद में बालिकाओं के साथ बढ़ती दरिंदगी को देखते हुए इस एक्ट में बदलाव किया गया था, जिसके तहत अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। ये हमारे एग्जाम के लिए काफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अभी मौत की सजा का जो प्रावधान किया गया है वो कितने साल की कम उम्र से बच्चियों के लिए रेप के बाद में, सामूहिक बलात्कार या सामूहिक रेप के बाद में इसको लागू किया गया है। तो 12 वर्ष की जो एज है उसको निर्धारित किया गया है यहाँ पे। फिर सरकार के द्वारा रखे इस प्रस्ताव को अप्रैल 2018 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई थी। यदि अभियुक्त एक किशोर है तो उसके ऊपर मुकदमा किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल और संरक्षण में मुकदमा चलाया जाएगा। अगर जो वयस्क है, अगर अभियुक्त है वो एक किशोर है यानी कि वयस्क नहीं है तो किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल और संरक्षण के में इसका मुकदमा चलाया जाएगा। यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार है तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता ली जा सकती है। अगर जो भी पीड़ित है, जो भी कोई भी बच्ची या कोई भी लड़का या कोई भी बालिका अगर पीड़ित है जिसके साथ में इस प्रकार की जो घटना हुई है और अगर वो विकलांग है या वो मानसिक और शारीरिक रूप से अगर कमजोर है तो उसको अदालत है जो इस प्रकार की सहूलियत मुहैया कराएगी, जिसके अंदर वो किसी भी प्रकार का अनुवादक अदालत के अंदर वो अपने रिकॉर्डिंग या गवाहों के लिए किसी भी प्रकार का अनुवादक, कोई दुभाषिया यानी कि दो भाषा को बोलने वाला व्यक्ति या कोई विशेष शिक्षक जिसकी सहायता उस पीड़ित बच्चे की तरफ से ली जा सकती है। यदि अपराधों ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य अपराध में भी अपराध है, अन्य कानून में भी अपराध है, तो अपराधी को सजा उस कानून के तहत होगी जो सबसे सख्त हो। यानी कि कोई भी एक अपराधी जो 2 अपराध किए हैं, 2 अलग अलग श्रेणियों के अंदर उसका अगर जो अपराध है वो निर्धारित हो जाता है, उसके अंदर वो दोषी पाया जाता है, तो उन दोनों अपराधों के अंदर उसको उस अपराध के तहत सजा मिलेगी जिस अपराध के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो सबसे ज्यादा है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यदि कोई पुलिस, वकील, सरकारी अधिकारी जिसके संरक्षण में बच्चा हो, अगर वो इस तरह की घटना में अभियुक्त पाया जाता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। अब पढ़ेंगे हम इस क्लास के अंदर किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके अंदर किस प्रकार से बालकों को या किशोरों को सुरक्षित किया गया है, वो इसकी जानकारी हम पूरी इस क्लास के अंदर लेंगे। सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया था। अगर आपको पूछ लिया जाए किशोर न्याय या बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 ये सबसे पहले कब लागू हुआ था,
तो ये अधिनियम 1986 के अंदर सबसे पहले लागू हुआ था, जिसे देश भर में सन 2000 में लागू किया गया था, जिसमें से सन 2006 और 2011 में कुछ संशोधन इसके अंदर किए गए थे। सन 2015 में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए और एक नए स्वरूप में इसको लागू किया गया। यानी कि जो 2015 के अंदर इस कानून के अंदर व्यापक परिवर्तन किए गए थे और इसको एक नया रूप दिया गया, और वो नया रूप है जो किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के रूप में लागू हुआ था। इस अधिनियम में 112 धाराएं हैं पूरी, एवं इसे 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। सन 2016 में इसकी नियमावली बनाई गई थी। आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंदर कितनी धाराएं हैं, तो इसके अंदर 112 धाराएं हैं पूरी, और इसके अंदर 10 अध्याय है, 10 पूरे अध्याय है इसके अंदर। और 2016 के अंदर इसकी क्या बनाई है, नियमावली। 2016 के अंदर इसकी नियमावली बनाई गई है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसका। इसके बाद में इस नियम को नया स्वरूप देने के पीछे कई कारण थे, जिसमें प्रमुख रूप से संस्थाओं में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाएं, अपर्याप्त सुविधाएं, देखरेख और पुनर्वास की गुणवत्ता, अधिक संख्या में मामलों का लंबित रहना, दत्तक गृह में विलंब, 16 से 18 साल के बच्चों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों में वृद्धि। इन कारणों से इसके अंदर व्यापक परिवर्तन किए गए और 2015 के रूप में इसका परिवर्तन करके 2016 के अंदर इसकी नियमावली बनाकर इसको लागू किया गया। किस तरह के बच्चों पर यह कानून लागू होता है, ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं कि ये जो कानून है किस प्रकार के बच्चों पर लागू होता है, कौन कौन से बच्चे हैं जो इस नियम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यह कानून 2 तरह के बच्चों, देखभाल एवं संरक्षण वाले बच्चों एवं कानून में संघर्षरत बच्चों में सर्वोत्तम हित के लिए काम करता है। ये जो कानून है 2 तरह के बच्चों, जैसे देखभाल और संरक्षण वाले बच्चे एवं कानून से संघर्षरत बच्चे, यानी कि जो कानून से जूझ रहे हैं, कानून से संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरा जो देखभाल और संरक्षण के जिम्मे में बच्चे हैं, उनके लिए ये सर्वोत्तम हित के लिए काम करता है कानून। इस कानून के अंतर्गत पहली स्थिति में ऐसे बच्चों शामिल होंगे जिनके पास रहने के लिए कोई घर, जगह, माता पिता, संरक्षक नहीं है। यानी कि इस नियम के अंदर जो बच्चे उनके किन किन के ऊपर लागू होंगे और कौन कौन से बच्चे हैं जो इसके अंदर बिलोंग करेंगे, तो उनके अंदर सबसे पहले वो बच्चे शामिल होंगे जिनके लिए कोई रहने के लिए घर नहीं है, कोई रहने के लिए जगह नहीं है, उनके माता पिता नहीं है, या उनके पास कोई भी संरक्षक नहीं है, या जिनके संरक्षक माता पिता द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, शोषण, मारपीट, उपेक्षा या किसी भी तरह की हिंसा की जाती है। दूसरी स्थिति में यह कानून ऐसे बच्चों पर लागू होता है जिनके पास कोई ऐसा कृत्य किया गया है जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अंदर वो बच्चे बिलोंग करेंगे, इसके अंदर उन बच्चों को रखा जाएगा, उस तरह के बच्चे इसके कानून के, ये कानून है जो उस प्रकार के बच्चों पे लागू होगा जो पहले कैटेगरी के ये है कि जिनके पास कोई भी उनका घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उनके माता पिता नहीं है, उनके संरक्षक नहीं है, या उनका संरक्षक या उनके माता पिता उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, या उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, या उनका शोषण करते हैं, तो वो बच्चे इसके अंदर आएंगे। और दूसरे वो बच्चे आएंगे जिन्होंने किसी भी प्रकार का कृत्य किया है जो कानूनन अपराध की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ये था कि इसकी एक कैटेगरी जिसके अंदर कौन कौन से बच्चों के ऊपर ये लागू होगा। अब पढ़ेंगे हम विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी के कार्य, यानी कि विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी के कार्य। ये 1-2 प्रकार की समितियां बनाई हुई होती हैं जो उनके समितियों के क्या क्या कार्य हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इस कानून के अंतर्गत हर जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, SJPO, ये एक हर जिले के अंदर एक कमेटी या का गठन किया जाएगा, एक इकाई का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में गठित SJPU एवं प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी CWPO से ये अपेक्षित है कि बच्चों के मामलों को अविलंब एवं सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। यानी कि जिला स्तर के ऊपर एक प्रकार की एक इकाई बनाई हुई है जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SJPO बनाई गई है, उसका गठन किया गया है, तथा प्रत्येक जिले में गठित SJPU एवं प्रत्येक थाने के अंदर एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नियुक्ति की जाती है
जिसे ये उपेक्षा की जाती है कि वो जितने भी बच्चों से संबंधित जो मामले हैं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए वो प्रमुख कार्य हैं जिनका अंजाम दे या उन कार्यों का निपटान करे या उन कार्यों को संदर्भित करे। तो उसके लिए कौन कौन से कार्य हैं जिनसे उपेक्षा की गई है। पहला है बच्चों के संपर्क में आने वाले बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जहां तक संभव हो सादा कपड़ों में रहेंगे और वर्दी में नहीं रहेंगे। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर इस प्रकार का अगर कहीं पे भी इंसिडेंट होता है और ये जो कमेटी बनाई गई है, जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये जब बच्चों के संपर्क में आएंगे तो उस समय संभव हो तो ये सादा कपड़ों में रहेंगे, वर्दी में नहीं रहेंगे। दूसरा, बालकों के साथ संपर्क के लिए महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा, यानी कि जो बालिकाएं हैं उनके साथ संपर्क करने के लिए जो महिला पुलिस कांस्टेबल हैं या जो महिला पुलिस कर्मी हैं उनको ड्यूटी पर लगाया जाएगा। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चों से विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेंगे, यानी कि जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है वो बच्चों के समक्ष जब जाएंगे तो उनसे बात करते समय वो सम्यता रखेंगे और विनम्र होकर बात करेंगे। वो उनको डांट फटकार नहीं लगाएंगे, उनके साथ गुस्से में बात नहीं करेंगे, उनको डराएंगे धमकाएंगे नहीं। बच्चों को असहज बना देने वाले सवालों को विनम्रता एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण पूछा जाएगा, यानी कि जो बच्चे अनकंफर्टेबल फील करें ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ऐसे सवाल जवाब के अंदर जहां पे, तो वहां पे वो विनम्रता से बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से उनके साथ सवाल जवाब करेंगे। बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की FIR की कॉपी शिकायतकर्ता और पीड़ित बच्चे को सौंपी जाएगी। अगर बच्चे के प्रति होने वाले कोई अपराध है तो उसकी FIR की जो कॉपी है वो याचिकाकर्ता या शिकायतकर्ता और पीड़ित बच्चे को सौंपी जाएगी। अन्वेषण के प्रति भी शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी। इसके बाद में किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बच्चे के संपर्क में नहीं लाया जाएगा, यानी कि किसी भी जो अभियुक्त है या संभावित जो अभियुक्त है उसको बच्चे के संपर्क में या उसके सामने नहीं लाया जाएगा। जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाले दोनों बच्चे हैं उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा, यानी कि जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाले दोनों बच्चे, यानी कि जिसके साथ जो घटना हुई है वो भी बच्चा है और जिसने घटना की है वो भी बच्चा है, तो उन दोनों को जो कानून का उल्लंघन किया है वो बच्चा और जिसके साथ जो पीड़ित है उन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा। इसके बाद में SJPU के पास किशोर न्याय बोर्ड होता है, जहां बाल कल्याण समिति और बाल देखरेख संस्थाओं एवं उपयुक्त सुविधाओं की सूची होगी। सभी सदस्यों के नाम एवं संपर्क ब्यौरे प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके बाद में SJPU जिला बाल संरक्षण इकाई बोर्ड समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निकट समन्वय से कार्य करेगी। जब विधि का उल्लंघन करने के लिए पुलिस किसी बच्चे के विरुद्ध पकड़ती है तो किशोर न्याय अधिनियम 8 बच्चे के माता पिता अभिभावक को सूचित किया जाएगा। संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा ताकि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद में ये सारे जो प्रावधान किए गए हैं ये बच्चों की सुरक्षा से और संबंधित है और जो इनके हित के अंदर जो कमेटी जो गठित SJPV और बाल कल्याण अधिकारी जिसकी जो नियुक्ति थाने के अंदर की जाती है उनका ये जिम्मेदारी बनती है, उनके ये कर्तव्य है कि वो इनको ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे या इस प्रकार के जो केस है उसका निपटान करें। तो इसके अंदर 24 घंटे के भीतर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या SJPU के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी SJPU निरुद्ध किए गए बच्चे को हवालात में नहीं भेजकर संप्रेषण गृह में भेजा जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का बच्चा है जिसके द्वारा अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है या उसके द्वारा कानून का उल्लंघन अगर किया गया है तो उसको हवालात या जेल के अंदर या कटघरे के अंदर खड़ा नहीं किया जाएगा और उसको किसके अंदर भेजा जाएगा, संप्रेषण गृह के अंदर भेजा जाएगा, बाल सुधार गृह के अंदर भेजा जाएगा। बच्चे को हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी नहीं पहनाया जाएगा तथा बच्चे पर बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, ध्यान देने योग्य हैं। ये सारे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए 4 पॉइंट 3 पॉइंट इसके जो कार्य है उनका दे दे और एक है जो अलग दे दे और आपको बिन वाला पूछ के आपके क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। बच्चे को उन आरोपों की जानकारी तुरंत उनके अभिभावकों के माध्यम से दी जाएगी। यदि प्राथमिकी दर्ज की जाती है या सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट
तो उसकी कॉपी बच्चे को या अभिभावक को दी जाएगी। बच्चे को उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषी या विशेष शिक्षक की सहायता भी दी जाएगी। इसके बाद में बाल अनुकूल वातावरण में बच्चे से उसके अभिभावकों की उपस्थिति में बातचीत की जाएगी तथा किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। बच्चे से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहा जाएगा, यानी कि बच्चा अगर किसी प्रकार का स्टेटमेंट लिया है तो ये बच्चे को नहीं कहा जाएगा कि आपको यहाँ हस्ताक्षर करना है या यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बच्चे को निःशुल्क विधिक सेवा दी जाएगी, यानी कि जो सिविल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा जो बच्चा है उसको निःशुल्क विधिक सेवा दी जाएगी। ये भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इसके बाद में सामाजिक पृष्ठभूमि जो रिपोर्ट, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट SBR प्रारूप 1 बच्चे की किसी अपराध में शामिल होने पर तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके बाद में जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, पैरालीगल स्वयंसेवियों की इस रिपोर्ट के बारे में समझ होना चाहिए। ये इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद में बच्चों एवं महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रेखांकित किया गया है। उनके संरक्षण हेतु बनाए गए कानून, प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं में पुलिस की विशेष भूमिका सुनिश्चित की गई है। जब किसी बच्चे या महिला के प्रति कोई अपराध की घटना होती है या किसी बेसहारा महिला या बच्चे को पाया जाता है, तब उस सबसे पहले पुलिस से ही इनका संपर्क होता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि पुलिसकर्मी और विशेष रूप से बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी एवं महिला पुलिस अधिकारी बाल एवं महिलाओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों से परिचित हों, प्रक्रियाओं के बारे में दक्ष हों, उनके प्रति संवेदनशील हो, उनके समुचित संरक्षण दिलाने में समर्थ हो। ये चीजें जरूरी हैं इस प्रकार की कार्रवाई को करने से पहले। और इस प्रकार की जो भी विशेषताएं हैं वो एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस अधिकारी के अंदर होनी चाहिए और उसके बाद में इसके केस का जो निपटान है वो किया जाना चाहिए। इसके बाद में बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित मामलों में पुलिस की क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। अपराध होने की संभावना था, अपराध होने पर रिपोर्ट लिखना, बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों को दैनिक रजिस्टर में एंट्री एवं उनका रखरखाव करना, FIR सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट दर्ज कर जांच करना, संबंधित आयुक्त, श्रम बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन से संपर्क एवं समन्वय बनाकर रखें। बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 की धारा 14-16 के तहत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75 और 79 जैसा ही उल्लेखित है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 16, 17, 18 और 19 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करनी चाहिए। इसका ये पुलिस की भूमिका है जो बच्चों और महिलाओं के संबंधित मामलों के अंदर उनके द्वारा निभाई जाती है और निभाई जानी चाहिए। इसके बाद में आदेश जारी करने के लिए बाल संरक्षण संबंधित पुलिस अधिकारी, चाइल्ड मैरिज पुलिस ऑफिसर CMPO, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर CWPO, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SJPU इत्यादि को रिपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद में पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई देखभाल की आवश्यकता रखने वाले बच्चे की सूचना प्राप्त करते ही ऐसे बालक को देखरेख एवं संरक्षण उपलब्ध करवाएंगे एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन गठित एवं जिम्मेदार बाल कल्याण समिति को सौंपने की कार्रवाई करेगी। ये भी इसके अंदर ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC बच्चे की देखरेख एवं संरक्षण जांच कर विचारण निस्तारण के दौरान सबलता के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। यानी कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो कमेटी CWC बच्चे की देखरेख एवं संरक्षण जांच एवं विचारण निस्तारण के दौरान सबलता के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। CWC किसी भी बच्चे को ऐसे किसी स्थान पर रुकने से शारीरिक शोषण का खतरा हो तो उसे माता पिता या अभिभावक के साथ जाने की इजाजत दे सकता है। जांच के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी को सहायता करना या नियुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में अपराध का मौका मुआयना और आवश्यक कार्रवाई करना, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये पुलिस की भूमिका है महिला और बाल अपराध से संबंधित।
इसके बाद में बच्चों से संबंधित अपराधों में न तो बच्चे को हिरासत में लिया जाना और न ही उन्हें हथकड़ी लगाई जानी चाहिए। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में बच्चों को सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी हमेशा सिविल ड्रेस में होना चाहिए। देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना। ऐसा बच्चा जो माता पिता के संरक्षण से वंचित है अथवा ऐसे स्थान पर रह रहा है जहां पूरी संभावना है कि उसका शारीरिक शोषण होगा, तो बच्चे को 24 घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बच्चे को चिकित्सीय स्वास्थ्य परीक्षण के लिए राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक की अनुपस्थिति में रजिस्टर्ड निजी चिकित्सक के पास ले जाना। इसके बाद में यदि पीड़ित लड़की है तो ऐसी बच्ची या चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण माता पिता अथवा ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में करवाया जाना चाहिए जिस पर पीड़ित को विश्वास हो। किसी बच्ची लड़की के केस में महिला पुलिस अधिकारी को किसी महिला सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM बच्ची की सहेली प्रकरण के निपटारे के समय साथ होने चाहिए। मामले में प्रगति रिपोर्ट प्रक्रिया की बच्चे के माता पिता, अभिभावक एवं अन्य समर्थनकारी संस्था को सूचना देना, ये सारे पुलिस के भूमिका है इस मामले के अंदर। फिर दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर घरेलू हिंसा की कोई भी सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई है तो उसके द्वारा पीड़ित को जानकारी देनी होगी कि उसे संरक्षण पाने का अधिकार है, सेवा प्रदाता की सेवा पाने का अधिकार है, संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता का उसे अधिकार है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, घरेलू हिंसा की कोई भी सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई है तो उनके द्वारा पीड़ित को ये जानकारी देनी चाहिए कि आपको ये प्रावधान या ये अधिकार आपको उपलब्ध होते हैं। इनकी जानकारी उनके द्वारा इन महिला को या पीड़ित जो भी महिलाएं हैं उनको दी जानी चाहिए। संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, परिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कोई भी कार्रवाई करने से ये प्रावधान नहीं रोक सकता। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में महिला अपराध की सुनवाई बंद करने तथा कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने का भी प्रावधान किया गया है। अगर आपराधिक कानून अगर संशोधन अधिनियम 2013 जिसके तहत अगर महिला अपराध की सुनवाई बंद करने तथा कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस कानून में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की FIR दर्ज नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। ये जो महिलाओं को दिए जाने वाले जो अधिकार हैं और इन अधिकारों का प्रावधान जो किया गया है, अगर किसी भी प्रकार की महिला या व्यक्ति द्वारा अगर महिला के किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी भी मजिस्ट्रेट या किसी भी व्यक्ति के पास में अगर ये शिकायत दर्ज की जाती है, FIR करवाई जाती है, तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो ये भी जो सुविधाएं हैं ये उस पीड़िता के दी जाए या उस पीड़िता को इन सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाए। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई पीड़ित महिला पुलिस के पास आती है तो पुलिस को उसके साथ सहजता, संवेदनशीलता, गंभीरता से बात या व्यवहार करना चाहिए। ये भी प्रावधान किया हुआ इसके अंदर। फिर महिला संबंधी अपराध की स्थिति में केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए, जिसके अंदर अगर कोई महिला संबंधी अपराध की स्थिति है तो उसके अंदर केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही उस महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी पुलिस कर्मी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिर है बलात्कार के प्रकरणों में अन्वेषण दल में महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी को सम्मिलित किया जाकर विशेषकर पीड़िता के बयान इनके द्वारा लेखबद्ध किया जावे। यानी कि अगर बलात्कार जैसा कोई प्रकरण अगर है तो उसका अगर अन्वेषण किया जा रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, तो उसके अंदर कोई महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस कर्मचारी होनी चाहिए ताकि उसके द्वारा दिए गए बयानों को लेखबद्ध कर सके या उनको लिख सके। पीड़िता के बयान उसके निवास या उसके इच्छित स्थान पर लिया जावे। ये भी एक सुविधा दी गई है, इनको एक ये अधिकार दिया गया है। अगर ये बलात्कार पीड़िता अगर वो चाहे तो उसके इच्छा अनुसार उसके घर पे या उसके इच्छित कोई भी स्थान के ऊपर उसके जो बयान है वो लिए जाए। इसके अंदर किसी भी प्रकार की पुलिस या कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती नहीं कर सकता। उस महिला की इच्छा अनुसार उसके घर पे या उसके इच्छित स्थान पर ही उसके बयान लेना अनिवार्य किया गया है। फिर इसके बाद में महिला परिवादी वे गवाहन को यथासंभव थाने पर नहीं बुलाया जावे और सूर्यास्त के पश्चात वे सूर्योदय के पूर्व किसी भी परिस्थिति में उन्हें थाने पर नहीं बुलाया जावे। यानी कि जो महिला परिवादी है उसकी तरफ से जो भी गवाह बने हुए
या महिला जो पीड़ित है उसकी तरफ से अगर कोई भी गवाही दे रहा है, उसके जो गवाह है उनको थाने पर नहीं बुलाया जावे, यानी कि उनको थाने पर बुलाए जाने की परमिशन नहीं देता है, नहीं दी जाती है और नहीं दी जाएगी। और सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले उन्हें किसी भी परिस्थिति में थाने पर बुलाने की अनुमति इसके अंदर नहीं दी गई है। फिर है महिला संबंधी अपराध की स्थिति में बिना महिला पुलिस कांस्टेबल की उपस्थिति में किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि मोटा मोटा सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने के पहले किसी भी प्रकार से अगर कोई भी महिला अगर अपराधी है, चाहे कुछ भी है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इसके अंदर जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी के अंदर ही किसी भी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर महिला से संबंधित मामला है तो उसके अंदर महिला कांस्टेबल या महिला सिपाही का होना बहुत ही जरूरी है उसकी गिरफ्तारी के समय। नेक्स्ट है महिला अपराध होने की स्थिति में उसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज की जानी चाहिए। अगर महिला के संबंध में कोई भी अपराध है तो उसकी जो शिकायत है वो महिला थाने के अंदर किया जाना अनिवार्य है और उसी के अंदर उसकी जो शिकायत है वो दर्ज की जानी चाहिए। ये इसके अंदर प्रावधान किए गए थे। जो लास्ट प्रावधान है वो महिला अपराध होने की स्थिति में महिला देश के किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर किसी भी प्रकार की महिला जिसके साथ में अगर इस प्रकार की कोई भी घटना हुई है या उसके साथ कोई भी अपराध घटा है तो वो उस अपराध के लिए अपने जो आवेदन है वो देश के किसी भी थाने के अंदर दे सकती है। उसके लिए ये बाउंडेशन नहीं है कि वो उसके क्षेत्र के अंदर लगने वाला जो थाना है उसी के अंदर ही उसको अपना आवेदन या अपनी शिकायत दर्ज करवाना है। यानी कि वो इस बाउंडेशन से बाहर है, वो देश के किसी भी कोने के अंदर, देश के किसी भी थाने के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों से संबंधित अपराधों में दिए गए उच्च और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आदेशों की झलकियां। यानी कि जो बच्चों से संबंधित अपराधों में दिए गए उच्च और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण आदेशों की झलकियां, यानी कि बच्चों से संबंधित जितने भी प्रकार के जो अपराध हैं उन अपराधों के अंदर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं जिनके तहत वो बच्चों को सुरक्षित करते हैं। तो उनकी भी जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट 11 अक्टूबर 2017 में सर्वोच्च अदालत ने एक फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या न हो शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे वे उसकी पत्नी ही क्यों न हो, जो 18 वर्ष से कम है, चाहे वो विवाहिता हो या अविवाहिता, उसे बलात्कार माना जाएगा। ये एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट, ये एक केस था जो 11 अक्टूबर 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। तो इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था वो फैसला इसके अंदर दिया हुआ है और उस फैसले के अंदर ये बताया गया था कि अगर किसी भी प्रकार या कोई भी व्यक्ति हो जिसके द्वारा किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या न हो और उसके साथ में अगर शारीरिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, चाहे वे उसकी पत्नी ही क्यों न हो, जो 18 वर्ष से अगर कम उम्र की है, चाहे वो विवाहिता हो या अविवाहिता हो, तो वो बलात्कार की श्रेणी के अंदर आएगा। यानी कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर कोई भी स्त्री या कोई भी महिला 18 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, चाहे वो विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो, चाहे कोई भी पुरुष, चाहे उसका पति ही क्यों न हो, उसके साथ अगर किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध अगर बनाया जाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। ये है 11 अक्टूबर 2017 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट ये केस था जिसके अंदर ये फैसला सुनाया गया था। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आपको रीड करना है। बचपन बचाओ आंदोलन की एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र को आदेश दिया कि गुमशुदगी के मामले को संभावित अपराध मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। यानी कि पहले जो गुमशुदा था, अगर कोई भी मिस हो जाता था, कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला, स्त्री, कोई भी बच्चा, बालक अगर गुम हो जाता था, गुमशुदगी उसकी दर्ज नहीं की जाती थी और उसको अपराध की श्रेणी के अंदर नहीं माना जाता था। लेकिन एक बचपन बचाओ आंदोलन हमारे इंडिया के अंदर आया और इस आंदोलन के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक याचिका डाली गई और इस याचिका के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और उस फैसले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर जो किसी भी बच्चे या स्त्री या महिला, चाहे कोई भी हो, अगर वो गुमशुदा हो गई है, वो गुम हो गई है, तो उसकी अपराध मानते हुए, उस गुमशुदगी को अपराध मानते हुए
उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, यानी कि FIR दर्ज की जाए और उसके उपरांत उसकी छानबीन करना शुरू करे। तो ये जो आदेश है संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों को भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेषित किया था और उसके आधार पर यह निर्णय दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने। अगर आपको पूछ लिया जाए कि गुमशुदगी के मामले को संभावित अपराध मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का जो प्रावधान है वो किस आंदोलन के तहत किया गया, तो बचपन बचाओ आंदोलन के तहत किया गया। बचपन बचाओ आंदोलन की एक याचिका के तहत ये किया गया है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बच्चों की गुमशुदगी के मामले में अब तक कोई कानून नहीं था, किंतु न्यायालय ने गुमशुदगी को परिभाषित करते हुए इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के आदेश दिए हैं। यानी कि पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का गुमशुदगी के मामले के अंदर न तो गुमशुदगी परिभाषित थी और न ही इसके मामले के अंदर कोई कठोर कदम उठाए गए थे। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो बचपन बचाओ आंदोलन आया, इसकी याचिका के उपरांत ये आदेश दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का, जिसके अंदर इसको अपराध मानते हुए इसका कानून बनाकर इसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश प्रेषित किया है। इस प्रकार आपराधिक न्याय कानून में किए गए संशोधन में न केवल बाल तस्करी को परिभाषित किया गया है, बल्कि इस अपराध के लिए कठोर दंड के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इससे पूर्व बाल यौन अपराध रोकथाम के लिए कानून बनाया गया, जिसके तहत बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान रखे गए हैं। ये तो थे कुछ बाल अपराध से संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्यालयों में बालकों के साथ होने वाली कुछ हिंसा एवं दुर्व्यवहार, जिसके बारे में कौन कौन से जो ऐसे व्यवहार हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो स्कूलों और विद्यालयों के अंदर बच्चों के साथ होने वाली घटनाएं, दुर्व्यवहार और हिंसात्मक अपराध की श्रेणी के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा के मुद्दे हमारे आसपास मौजूद हैं और अक्सर ऐसे स्थानों में देखे जा सकते हैं जो बच्चों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, जैसे कि स्कूलों, घरों, रिश्तेदारों या आवासीय संस्थानों में। वर्तमान स्थिति में स्कूलों में बच्चों के प्रति हिंसा बढ़ती ही जा रही है। आए दिन स्कूलों में बच्चों के साथ घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित खबरें सुनने अथवा देखने को मिलती है। स्कूलों में बच्चों के साथ कुछ निम्नलिखित हिंसा संभावित है, जिनके कुछ रूप हमें व्यापक मीडिया कवरेज में भी मिलते हैं, जैसे जिनकी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे कि बच्चों के साथ में स्कूल, कॉलेज, हमारे आसपास परिवेश, घर, संस्थान, जहाँ पे बच्चों के साथ में इस प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार होता है, जिसके लिए कुछ पॉइंट है जिनके अंदर इसको परिभाषित किया गया है कि कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो इस अधिनियम के तहत या इस हिंसा या दुर्व्यवहार के तहत हम उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहला है रैगिंग या छेड़खानी। ये एक कॉमन सी बात है, जब कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो नया नया कॉलेज में जाए, चाहे नया नया स्कूल में जाए, तो जो पुराने या उसके सीनियर जो स्टूडेंट है उनके द्वारा एक रैगिंग जो प्रथा है वो आमतौर पर चली हुई है। तो जो काफी खतरनाक और काफी डिमोटिवेट करने वाली एक घटना है जो स्कूलों और कॉलेजों के अंदर आमतौर पर चलती है, जिसको रैगिंग या छेड़खानी की हम जो प्रथा है उसको बोल सकते हैं। तो ये भी हिंसा और दुर्व्यवहार की श्रेणी के अंदर रखा गया इसको। उसके बाद में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति अनभिज्ञता, ध्यान न देना, ये भी इसके अंदर इस श्रेणी के अंदर रखा गया है। फिर विद्यालय का बुनियादी ढांचा बच्चों के अनुकूल नहीं होना। अगर किसी भी विद्यालय का ढांचा अगर बच्चों की शारीरिक, मानसिक और एजुकेशन के मुताबिक अगर नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, तो वो भी इसकी श्रेणी के अंदर हिंसा और दुर्व्यवहार की श्रेणी के अंदर रखा गया है। फिर भेदभाव जाति, आर्थिक, रंग, वर्ग आदि के आधार पर भी, और फिर दुर्व्यवहार, शोषण और हिंसा, इन सब के आधार पर ये हिंसा और दुर्व्यवहार की श्रेणी के अंदर रखा गया है, जो बच्चों के ऊपर की जाती है कॉलेज, स्कूल या उसके आसपास के आवासीय परिसर, संस्थानों के अंदर। फिर है बच्चों को सजा देना। अगर किसी के द्वारा अगर बच्चों को कोई भी प्रकार की सजा कर दी जाती है तो वो भी इस हिंसा और दुर्व्यवहार की श्रेणी के अंदर आता है। फिर शिक्षण में लापरवाही। अगर किसी भी बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है तो उस अधिकार से उसको वंचित करने वाला या उस अधिकार के अंदर लापरवाही बरतने वाले, वो सारे लोग इस श्रेणी के अंदर आते हैं और ये एक हिंसा और दुर्व्यवहार की श्रेणी के अंदर आने वाला करते हैं। फिर बच्चों से संबंधित प्रक्रियाओं में बच्चों की भागीदारी न होना, बाल संरक्षण हेतु जारी राजकीय दिशा निर्देशों का पालन न होना, अनदेखी करना इनकी, ये भी इसकी श्रेणी के अंदर आते हैं। फिर अभिभावकों की भागीदारी सतही तौर पर होना, बच्चों के हितों से जुड़े मुद्दों के निर्णय में उनकी भागीदारी नहीं होना। अभिभावकों की भागीदारी, अगर किसी भी इंसिडेंट के अंदर या किसी भी घटना के अंदर या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जिसके अंदर उसके अभिभावक, माता पिता या संरक्षकों की भागीदारी है, वो सतही तौर पर होना, यानी कि ऊपरी सतह के ऊपर होना, एक गहर
गहरे मानसिक भाव से अगर वो नहीं होना और बच्चों के हित से जुड़े मुद्दों के निर्णय में उनकी भागीदारी अगर नहीं होती है, अगर ऐसे किसी भी प्रकार के जो मुद्दे, ऐसे किसी भी प्रकार के जो हित, ऐसे किसी प्रकार के जो मुद्दे जिनके अंदर अगर बच्चों का हित है और उन हित के अंदर अगर उसके अभिभावक या संरक्षक अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो वो भी हिंसा और दुर्व्यवहार की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब इसका जो हमारा लास्ट जो पॉइंट है, जो हम कुछ पैराग्राफ है जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों एवं महिलाओं के साथ होने वाले ज्यादातर अपराध घर आसपास सार्वजनिक स्थलों और स्कूलों में होते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सामुदायिक स्तर पर बाल एवं महिला संरक्षण विषय पर जागरूकता को बढ़ावा मिले, फलस्वरूप समुदाय ऐसे तत्वों पर कड़ी निगाह रख सके एवं इस दिशा में पुलिस का योगदान आवश्यक है। बाल एवं महिला संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस लगातार प्रयासरत है और ये राजस्थान पुलिस ही नहीं, हर स्टेट की पुलिस है जो इसके लिए प्रयासरत है और कार्य कर रही है ताकि ऐसे मुद्दे समाज के अंदर और देश के अंदर या राज्य के अंदर बार बार न आए और ये सनमूल से खत्म हो जाए। तो ये था हमारा इस टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो मैंने आप लोगों को बता दी और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करके पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहां से भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और हमारा आज की इस क्लास के एंड में हमने महिला और बाल अपराध की जितनी भी जो सीरीज है जहां से हमारे इंपॉर्टेंट नियम, अधिनियम, धाराएं या अनुच्छेद या भाग जो भी है उनकी सारी चर्चा हमने यहाँ पे कर ली है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर इसके बाद में भी अगर किसी प्रकार की आपकी क्यूरी रह जाती है तो हमारा चैनल के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। आप किसी भी प्रकार की क्यूरी, कोई भी आपके मन के अंदर अगर जिज्ञासा या किसी भी प्रकार का डाउट है तो वह आप कमेंट करके या अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन करके आप किसी प्रकार की आपकी परेशानी है वहां पे आप मेरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं और वहां पे पीडीएफ भी मिल जाती है और वहां पे आपको हमारे पर डे के मैं 5-10 जो क्विज देता हूं वो भी मिल जाएगा। और इसके बाद में आप लोग एक चीज को जरूर माइंड में रखना, मैं 1-2 दिन बाद के अंदर आप लोगों के सामने जो महिला और बाल अपराध मैंने कराया है इसका 1 लाइनर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं फ्रेम कर लिया मैंने और उनको मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा और वो आपके लिए काफी मददगार सिद्ध होंगे। इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।